नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। हाल ही में एक महिला ट्रेनी ऑफिसर के ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपने चयन में फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लिया है। अब ये जांच डीओपीटी को सौंप दी गई है। डीओपीटी अर्थात कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अर्थात डीओपीटी कार्मिक नीतियों के निर्माण का कार्यान्वयन करता है और सार्वजनिक सेवा में लगे मानव संसाधनों का चयन और नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। अब इस जांच की वजह से, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की वजह से ये पूरा मसला चर्चा में बना हुआ है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि भारत की सबसे जो प्रतिष्ठित सेवा है, सिविल सर्विसेज में जो चयन होते हैं, सिविल सेवक चुने जाते हैं, तो वो किन नियमों से संचालित होते हैं, किन नियमों से उनको रेगुलेट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो हमारे इसी विषय पर केंद्रित होगी। शुरू करते हैं चर्चा। ट्रेनी आईएएस विभाग, जाने क्या कहते हैं नियम। बात सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं की कर लें तो हमने खबर की बात की, चर्चा में क्यों है ये जानने के अलावा सबसे मुख्य रूप से आज का ये विषय केंद्रित है उन नियमों पर जो कि सिविल सेवक जो होते हैं उनकी सेवाओं की अखंडता के संबंध में क्या नियम होंगे उसको हम देखेंगे। प्रोबेशनर्स अर्थात जब सेवा अभी ट्रेनिंग के दौरान ही जो प्रोबेशन का पीरियड होता है, जो परिवीक्षाधीन अवधि होती है, उसमें क्या नियम होते हैं। इसके अलावा गलत जानकारी अगर आप इस सेवा में चयनित होने के लिए प्रस्तुत करते हैं, कुछ जानकारियों को छुपाते हैं, तो उसके संबंध में क्या नियम है। अंत में हम एक हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की है, उसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ेंगे कि आप उसका सही और सटीक जवाब दें। साथ ही साथ सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 और 4 जो एथिक्स का पेपर है उससे भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस कार्यक्रम की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इन डेप्थ को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है सिविल सर्विसेज का एग्जाम। इस एग्जाम के बाद जो सिविल सर्वेंट चयनित होते हैं उनसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि वो सबसे सीमांत व्यक्ति का भी ध्यान रखें और संविधान के दायरे में रहते हुए भारत के जो प्रशासन है उसको दृढ़ता से, उसकी नींवों को मजबूत करें और अपने कार्यों का निष्पादन करें। अब इसमें चयनित होने की वजह से अगर आपके नैतिकता में कहीं कोई कमी दिखी जाती है तो उसको भी रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चयनित होने के बाद अपनी मनमानी करेंगे। आपके लिए एक नियमों की परिधि बनाई गई है कि अगर आप उस दायरे से बाहर जाते हैं तो आपको भी सजा का सामना करना पड़ सकता है, यहां तक कि आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो आज उन्हीं नियमों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कहते हैं वो नियम। तो देखिए, 2 ऐसे मुख्य रूप से नियम होते हैं जिनसे ये सिविल सर्वेंट संचालित होते हैं, उनके ऊपर रेगुलेशन होता है। पहला जो नियम है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 अर्थात हम देख सकते हैं अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 का है। और दूसरा नियम है भारतीय प्रशासनिक सेवा परिवीक्षा नियम 1954 का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोबेशन रूल्स अर्थात जब परिवीक्षा की अवधि होती है, प्रोबेशन की अवधि होती है, तब के लिए इस नियम को बनाया गया है। अब इन 2 नियमों की वजह से, इन 2 नियमों से मुख्य रूप से ये सिविल सर्विसेज के जो सिविल सेवक होते हैं उनको रेगुलेट किया जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले अगर बात करें सेवाओं की अखंडता पर अर्थात रूल्स ऑन इंटीग्रिटी ऑफ सर्विसेज पर क्या कहता है, तो इस नियम में ये कहा गया है कि जो भी आईएएस, आईपीएस अर्थात भारतीय पुलिस सेवा या भारतीय वन सेवा के अधिकारी, अगर इनको सेवा कोई आवंटित हो जाती है, इसमें ये चयनित होते हैं, तो उसके बाद जब प्रशिक्षण इनका शुरू हो जाएगा, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, तो उसी समय से ये आईएएस आचरण नियमों के अधीन ये जो भी अधिकारी होंगे, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये जो होंगे ये एआईएस अर्थात अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के तहत इनके ऊपर ये उस नियम के अधीन होंगे, उस नियम के परिधि के अंतर्गत काम करेंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरा ये है एआईएस आचरण नियम का जो नियम 3.1 है वो कहता है कि सेवा का प्रत्येक सदस्य हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखेगा और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो सेवा के सदस्य के लिए अनुचित हो, अर्थात एक सिविल सेवक के लिए वो अनुचित हो। पहली बात तो ये कही गई इसके आचरण नियम 3.1 के तहत। दूसरा ये कहता है, इसका नियम 4.1 कहता है कि अधिकारियों को अपने पद या प्रभाव का इस्तेमाल किसी निजी उपक्रम या एनजीओ में अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए नौकरी सुरक्षित करने में नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आप किसी विभाग में उच्च पद पर आसीन होते हैं, तो आप किसी रिश्तेदार को नौकरी दिलाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप दूरसंचार विभाग में कोई बड़े पद पर आप बैठा दिए गए, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आप किसी अपने रिश्तेदार को नौकरी दिलवाएं या अपने परिवार के सदस्य को नौकरी दिलवाएं, तो ये इसके लिए आप पर कार्रवाई की जा सकती है। ये इसके रूल में नियम 4.1 में ये बात कही गई है। इसके बाद 2014 में सरकार द्वारा कुछ उप नियम भी इसमें ऐड किया गया। इसमें यह कहा गया कि जो भी अधिकारी होंगे
उन अधिकारियों के लिए एक उच्च नैतिक मानक बनाया जाएगा, एक मोरालिटी को लेके एक बड़ा मानदंड बनाया जाएगा। उसमें उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, ये दोनों चीजें उसमें दिखनी चाहिए। कहीं भी अगर उनकी ईमानदारी में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जहां पर प्रश्न चिन्ह लगता है या उनकी सत्यनिष्ठा में पर प्रश्न चिन्ह लगता है तो कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा राजनीतिक रूप से वो तटस्थ होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ब्यूरोक्रेट, एक सिविल सर्वेंट किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य करने लगे, उसका झुकाव किसी विशेष राजनीतिक पार्टी की तरफ होने लगे, तो इसकी भी मनाही है। क्योंकि उसकी जो जवाबदेही होती है और जो पारदर्शिता होती है वो दिखनी चाहिए। जनता और सबसे गरीब तबके के लोगों तक उसकी सेवा को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। जो जनता के प्रति जवाबदेही है, खासकर जो कमजोर वर्ग हैं उनके प्रति इनकी जवाबदेही, ये नियम में बाकायदा कहा गया है कि जो सबसे कमजोर वर्ग है उनके प्रति आपकी जवाबदेही है। जनता के साथ शिष्टाचार और अच्छा व्यवहार भी बनाए रखना इस नियम में इंगित किया गया है। अगर कोई सिविल सेवक आपसे बुरा बर्ताव करता है तो इस आधार पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जैसा कि उपनियम 2014 में जोड़ा गया। अब अधिकारियों को जो निर्णय लेना होता है, डिसीजन मेकिंग उनकी होती है, उसके लिए भी उनको कुछ निर्देश जारी किए गए। वो निर्देश क्या है? वो निर्देश यह है कि जो सार्वजनिक कर्तव्य हैं, जब भी ये सार्वजनिक अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो उस समय किसी भी निजी हित की घोषणा वो करेंगे। कहने का ये मतलब है कि अगर वो अपना काम कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लीजिए वो समाज कल्याण विभाग में उच्च पद पर बैठे हुए हैं और उसी समय वो कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें उसी फील्ड में उन्हीं के परिवार का कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका हित उससे जुड़ा हुआ है। तो ये बात उसको ध्यान रखना है कि सार्वजनिक हित में काम करते हुए व्यक्तिगत हित कहीं दोनों टकरा न रहे हों। कहीं ऐसा ना हो कि उसी के कवच के तले वो अपने निजी हितों को बढ़ावा दे रहे हों, अपने परिवार के सदस्यों की मदद कर रहे हों। तो इस बात की भी मनाही है कि सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित किसी भी निजी हित की अगर वहां पर टकराहट हो भी रही है तो उसकी घोषणा करनी होगी कि इस फील्ड में मैं ये कार्य जो निष्पादित करवा रहा हूं वहां अमुक व्यक्ति मेरे परिवारजन के हैं या मेरे परिवार से संबंधित हैं। ये बात उनको बतानी होगी, स्पष्ट करनी होगी। दूसरी बात, खुद को किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन के लिए किसी भी वित्तीय या अन्य दायित्व के अधीन रखना चाहिए जो उन्हें प्रभावित कर सकता है। तो देखिए ये बात भी यहाँ कही गई है, कोई भी ऐसा संगठन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वित्तीय रूप से प्रभावित करे तो उससे अलग आपको अपने को रखना होगा, इस चीज से बचना होगा। इसके अलावा सिविल सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग आप कहीं करते हुए पाए जाते हैं तो भी आप पे कार्रवाई होगी। ऐसा ना हो कि आप धौंस दिखा रहे हो अपने पद का, अपने पावर का, तो उस आधार पर भी आप पे कार्रवाई होगी। अपने परिवार या अपने संबंधियों के लिए वित्तीय भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग में ऐसा लगता है कि जानबूझकर आप किसी को लाभ पहुंचाने के लिए ये निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो आपका परिवारजन हो, आपके इष्ट मित्र हो, करीबी हो, तो भी आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये सत्यनिष्ठा के विपरीत माना जाएगा। इसके अलावा नियम 11(1) कहता है कि अधिकारी अपने निकट रिश्तेदारों या निजी मित्रों से उपहार ले सकता है, लेकिन उस उपहार की सीमा को भी निर्धारित किया गया है। यह कहा गया कि पहली बात तो एक कंडीशन है कि वो ऑफिशियल डीलिंग नहीं होनी चाहिए, वो सरकारी किसी प्रकार के गठजोड़ का वो पार्ट नहीं होना चाहिए। तो सरकारी डीलिंग नहीं है, ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात ये हो गई कि उसकी एक सीमा है, 25,000 रुपए से अगर ज्यादा का वो उपहार है तो ऐसी दशा में आपको उस उपहार की सूचना सरकार को देनी होगी। ये बात भी नियम 11(1) कहता है। अगला है कि प्रोबेशनर्स के लिए, अर्थात जब जो प्रोबेशन का पीरियड होता है, जो लगभग चयनित होने के लगभग 2 वर्षों तक होता है, तो उस दौरान आपके लिए क्या नियम है। प्रोबेशन काल के दौरान, जैसा कि सेवा चयन के बाद कम से कम 2 वर्ष इसका समय होता है, जब ट्रेनिंग करते हैं लवासना में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी जो है मसूरी में, वहां पर प्रशिक्षण की अवधि भी इसमें शामिल होती है। इस 2 वर्ष में प्रशिक्षण की जो अवधि है वो भी इसमें शामिल होती है। तो इस समय के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। पहली बात तो ये नियम है कि 2 साल का जब अंत होगा तो अंत में आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी, तो उस परीक्षा को पास करना जरूरी होता है। अगर आप परीक्षा को पास नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि उस परीक्षा के लायक, उस नौकरी के लायक, उस सिविल सेवा में अपना योगदान देने लायक आप नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस परीक्षा को में बैठना है, उसको उत्तीर्ण करना आवश्यक है। अगर यहाँ पर आप उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो आपको उसके योग्य नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, जब प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, परीक्षा अवधि आपकी चल रही है, तो ऐसी दशा में आपको निश्चित वेतन और यात्रा भत्ता तो मिलेगा, लेकिन वो सुविधा आपको नहीं मिलेगी जो कि ट्रेनिंग के बाद एक IAS ऑफिसर को मिलती है। इसका मतलब कि आपको एक बत्ती लगी हुई गाड़ी जो मिलती है, इसके अलावा जो आपको रहने के लिए VIP नंबर प्लेट वाली आधिकारिक कार जो होती है,
या आधिकारिक आवास होता है, पर्याप्त स्टाफ के साथ एक आधिकारिक कक्ष होता है, कांस्टेबल होता है, वो सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। ध्यान रखिएगा, बत्ती की बात की जा रही है उन्हीं सेवाओं में जिसमें लगती है, उन सेवाओं में जहां पर उसका कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पर उसको अलग करके आप देखेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि जब ट्रेनिंग की अवधि आपको होगी तो वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो कि ट्रेनिंग पूर्ण करने के बाद आपको ये सुविधाएं जो नीचे इंगित की गई हैं वो प्राप्त होती हैं। अब देखिए नियम 12 क्या कहता है कि वो ऐसी कंडीशन जब प्रोबेशनर ऑफिसर को बर्खास्त भी किया जा सकता है, वो कौन सी कंडीशन है? तो नियम 12 यह कहता है कि अगर केंद्र सरकार प्रोबेशनर्स को लेकर ऐसा समझती है कि उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, वो उस लायक नहीं है, तो वो कर सकती है। भर्ती के लिए अगर उसको अयोग्य मानती है, तो ऐसा लगता है कि इस सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है, वो उसके विभिन्न मानदंड हो सकते हैं, तो ये केंद्र सरकार को पावर है कि वो आपको यहाँ पे बर्खास्त कर सकती है। अगर जानबूझकर अपने परिवीक्षाधीन अर्थात अपने प्रोबेशन पीरियड में आपको जो अध्ययन का काम दिया गया है, अन्य जो कर्तव्य दिए गए हैं, अगर उसका आप अनुपालन नहीं करते हैं, लगातार उसकी उपेक्षा करते हैं, तो भी आपको आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। सेवा के लिए आवश्यक है कि एक आपका ऐसा माइंडसेट हो, आपकी ऐसी मानसिकता हो जो सेवा के स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। अगर ये लगता है कि आप उस मानसिकता के हिसाब से नहीं है, आपके अंदर वो चारित्रिक गुण नहीं है जो कि एक सिविल सेवक के अंदर होने चाहिए, तो भी इस आधार पर भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। केंद्र इन नियमों के तहत अब क्या करेगा कि आपके खिलाफ एक आदेश पारित करेगा, लेकिन उस आदेश को पारित करने से पहले वो क्या करेगा, आपके खिलाफ एक संक्षिप्त जांच के लिए कमेटी बनाएगा, एक समिति बनाएगा, और समिति को यह कहा जाएगा कि 2 सप्ताह के अंदर कमेटी अपना रिपोर्ट देगी, और उस रिपोर्ट के आधार पर अगर इनमें से कुछ कमियां आप में पाई जाती हैं तो केंद्र सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वो आपको बर्खास्त कर सकती है। तो ये नियम 12 कहता है। इसके बाद गलत जानकारी अगर आप प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि हाल के केस में देखा गया कि उन्होंने गलत प्रमाण, उनके पे जो आरोप लगा है, अभी आरोप सिद्ध होने बाकी हैं, लेकिन फिलहाल उसमें आरोप ये लगा कि उन्होंने गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। 2 प्रमाण पत्र को लेकर बात हो रही थी। एक उनको जो ओबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया, तो ये कहा गया कि ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर 2 होते हैं। तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये क्रीमी लेयर वर्ग से आती थी और इन्होंने इस चीज को छुपाने की प्रस्तुत की। तो अगर गलत जानकारी आप देते हैं या तथ्यों को छुपाने की कोशिश करते हैं तो कार्रवाई हो सकती है। दूसरा यह है कि जो फिजिकल हैंडीकैप वर्ग होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि फिजिकली पीडब्ल्यूबीडी जो वर्ग होता है, अर्थात पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो इसके अंतर्गत यह होता है कि 2006 के बैच से यह सुविधा देना सरकार ने शुरू किया कि हर वर्ग में 3% सीटें जो है होती है वो इनको आरक्षित की जाती हैं। उस प्रमाण पत्र में भी कुछ ऐसा आरोप लगा है कि कुछ तथ्य छुपाए गए हैं। अगर इस प्रकार के जो आरोप हैं वो प्रमाणित होंगे तो ये गलत जानकारी देने के अंतर्गत इसको भी अपराध माना जाएगा, इसको भी नियम के बाहर किया गया कृत्य माना जाएगा। तो 1993 के डीओपीटी के परिपत्र में यह बात कही गई, एक सर्कुलर था, उस सर्कुलर में यह बात कही गई कि अगर आप नियुक्ति पाने के लिए गलत जानकारी या गलत प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तो आपको सेवा में नहीं रखा जाएगा। आपको, चाहे आप प्रोबेशनर हो या नॉन प्रोबेशनर हो, आपको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। हालांकि इसको चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में आप चुनौती दे सकते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में चुनौती दे सकते हैं। अब केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या होता है? इसको कैट भी कहते हैं, सीएटी कहते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसको कहते हैं। ये एक विशेष निकाय होता है, संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत इसका गठन हुआ है। और आपको बता दें कि जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है वो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के तहत गठित किया गया। क्या होता है ये अधिकरण? तो इसमें जो सार्वजनिक सेवाएं होती हैं और जो पद होते हैं उन पर नियुक्ति, भर्ती और सेवा शर्तों के लिए किसी भी प्रकार का अगर विवाद होता है, शिकायत होता है, तो उसके निपटारे के लिए इस विशेष निकाय का गठन किया गया है। इसमें प्रशासनिक सदस्य भी होते हैं, न्यायिक सदस्य भी होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में अगर बात करें तो इसकी 19 बेंच है और 19 सीट बेंच है। तो कुल मिला के अगर किसी भी भर्ती सेवा शर्त से संबंधित कोई विवाद है, कोई शिकायत है, तो उसके निपटारे के लिए ये काम करती है। तो यहां पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में आप अपील कर सकते हैं या न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। तो आज के इस संदर्भ में वर्तमान में ये जो प्रकरण था उसको लेके ये नियम थे जो आपके सामने बताए गए। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा, उससे पहले आपको बता दें कि हमारा पॉलिटी से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम और इकोनॉमी से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम है, जिन दोनों कार्यक्रमों में
पॉलिटी के सप्ताह भर की जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उसको लेके आपके सामने रखा जाता है, और साथ ही इकोनॉमी से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उसको लेके रखा जाता है, ताकि आप अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ये कार्यक्रम शनिवार को शाम 7 बजे प्रकाशित होता है और ये रविवार को शाम 7 बजे इसको आपके सामने लाया जाता है। तो इससे लाभान्वित हो, इस कार्यक्रम को जरूर देखें। साथ ही साथ एक अभ्यास के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि इसका जवाब दें। प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सीएटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, आपराधिक मामलों का निपटारा करना, सिविल मामलों का निपटारा करना, सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों का निपटारा करना, या वाणिज्यिक मामलों का निपटारा करना। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।